एलिमेंट के बारे में discuss करेंगे। तो हमारे पास वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स मिलते हैं, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। वो है एक आपका इनपुट, एक आपका बटन। इन दोनों को डिस्कस करेंगे। जब हम इनपुट को खत्म कर लेंगे, फिर हम टेक्स्ट एरिया को देखेंगे। फॉर्म को हम देख चुके थे कल। फिर उसके बाद आपका लेबल भी अभी इनपुट के साथ देख लेंगे। फिर फील्ड सेट और लीजेंड देखेंगे। फिर सिलेक्ट, इसमें ऑप्शन ग्रुप और ऑप्शन सिलेक्ट में आता है। बटन इनपुट में देख लेंगे। और डेटा लिस्ट, ये लास्ट टॉपिक होगा। तो हम इसको वन बाय वन करके देखेंगे। तो अब एलिमेंट को जानना है और कुछ नहीं। तो टॉपिक डाल लेते हैं, आपका इनपुट। आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं कि अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालते हैं। तो छोटे छोटे बॉक्स आते हैं ना, जिसमें हम कोई टेक्स्ट ऐड कर सकें। और ही बहुत सारे काम होते हैं। तो वो बेसिकली इनपुट से ही होता है आपका काम। तो फॉर्म, मैं लिखा यहाँ पे इनपुट, सेव किया। इसका टाइप मैं टेक्स्ट पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सबसे स्टार्टिंग में यही पढ़ते हैं। देन आगे इसके और भी टाइप्स पढ़ेंगे। इसको ओपन किया। आपको इस तरीके से इनपुट देखने को मिलता है। क्लियर? तो इस तरीके से इनपुट देखने को मिलता है। हम यहाँ पे जो भी आपका कैरेक्टर है, जो भी आपका क्या है, कैरेक्टर है, आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कैरेक्टर में आपका जो भी टैग आपके कीबोर्ड में है, अगर वो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप उसको इसके अंदर लिख सकते हैं। तो जो भी आपको ऐड करना है, ऐड कर लीजिए। ठीक है। बट एक चीज बताओ, मैं जानता हूं कि इसके अंदर क्या लिखा है। क्या इनपुट करना है मुझे नहीं जानता। दूसरी बात, अगर आपको इसके अंदर कुछ वैल्यू ऐड करनी है, तो इसको क्लिक करना पड़ेगा। इसको कहते हैं फोकस करना। जब तक ये फोकस नहीं होगा, आपको पूरा बॉर्डर ब्लैक नहीं मिलेगा, तब तक आप इसके अंदर एक सिंगल पैनी भी नहीं लिख सकते। ठीक है। तो आपको इसको क्लिक करना पड़ेगा। चाहे आप टैब के थ्रू कर जाओ, चाहे आप जाके माउस पे जाके उसे क्लिक करो, लेकिन करना तो पड़ेगा। उसके बाद ही आप यहाँ पे लिख सकते हो कुछ भी। क्लियर? चलो भाई। अब मान लो मैं यहाँ पे क्या लिखूं, मुझे नहीं पता। मुझे चाहिए सजेशन, इसमें क्या लिखूं। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे एक एट्रीब्यूट आता है, जैसे टाइप एट्रीब्यूट है, वैसी एक एट्रीब्यूट और है, जिसका नाम है प्लेस होल्डर। मैं लिखता हूं एंटर योर नेम। लिखा आ गया। अब मैं इसके इनपुट में वैल्यू ऐड कर सकता हूं। फोकस किया, कुछ लिखा, लेट्स से मैंने दीपक लिख दिया। बॉटम में आ रहा है, इग्नोर मारो। ठीक है। तो प्लेस होल्डर वाला जो पार्ट था वो गायब हो गया। प्लेस होल्डर तभी दिखेगा जब यहाँ पे कोई वैल्यू ऐड नहीं करो। क्लियर? जैसे ही आपने कुछ वैल्यू ऐड करी, प्लेस होल्डर वाला गायब हो जाएगा। जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, वो आपका गायब हो जाएगा। अब इसका इसका दूसरा भी एक ऑल्टरनेटिव है, जिसका नाम है लेबल। ठीक है। कभी कभार आप इनपुट देखते हो भाई, तो उस इनपुट के बगल में, ठीक है, उस इनपुट के बगल में हम क्या करते हैं, वहां पे एक छोटा सा नेम लिखा हुआ आता है। उसको जनरली हम लेबल कहते हैं। तो मैंने डिव किया, इसके अंदर इसको ऐड कर देता हूं मैं, ताकि इसके अंदर रहेगी, अलग से सेक्शन मिल जाए। और यहां लिख दिया मैंने लेबल। और यहां पे लिख दिया मैंने फर्स्ट नेम, या नेम लिख लेते हैं अलग से। अब इसको देखते हैं यहाँ पे। इसको रिलोड किया, आपको यहाँ पे नेम मिल रहा है। क्लियर? नेम के लेबल के अंदर एक फॉर नाम की एक आपका एट्रीब्यूट होता है। इसका काम क्या? अगर मैं यहां जाके क्लिक कर रहा हूं, तो ये फोकस हो रहा है, मैं यहाँ पे कुछ लिख पा रहा हूं। तो ये क्या करेगा, मान लो कि फ्यूचर में अगर आपने नेम पे क्लिक किया,
तो इससे एसोसिएटेड जो मुझे यहाँ पे आपको दिख रहा है इनपुट, उस पे काम कर सकूं। तो फॉर का बेसिकली काम उसके लिए है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट्स से नेम। तो मुझे इस लेबल को इस इनपुट के साथ क्या करना पड़ेगा, तो बाइंड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आईडी लिखते हैं नेम। अब यहां जाके देखो, हो गया। तो फॉर का काम ये, लेबल के अंदर जो वैल्यू दे रहे हो वो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। लेकिन अगर आप लेबल पे क्लिक करते हो तो उससे एसोसिएटेड आपका क्या आ जाएगा, इनपुट में आपका बॉर्डर आ जाएगा। इट मीन्स कि आप यहाँ पे कुछ वैल्यू लिख सकते। अब मान लो कि मैंने दो बना लिए यहाँ पे इनपुट। मैं यहाँ पे फॉर का सेम सेम नाम रख रहा हूं जो ऊपर रखा था। मैं बता रहा हूं आपको आईडी यूनिक क्यों होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लेट्स से एज लिख दिया, और यहाँ पे एंटर योर एज लिख रहा हूं। आईडी मैंने एज लिख दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो एज यहाँ पे नेम ही रख देते। टैग के अंदर हमने दो आईडी दी थी अलग अलग, तो वर्क कर रहा था। अब आप यहाँ पे देखिएगा, इसको रिलोड किया, मैं नेम पे क्लिक कर रहा हूं तो उस एसोसिएटेड आपके पास इनपुट आपका दिख रहा है। बट जैसे ही मैं एज पे क्लिक कर रहा हूं तो भी नेम ही आ रहा है, बिकॉज आपने आईडी यहाँ पे दोनों को सेम दे रखा है वैल्यू। क्लियर। तो हमेशा आईडी यूनिक होनी चाहिए भाई, इसीलिए। तो ये पहला एरिया था, या पहला पहला टाइम था जहां पे आपको समझ में आएगा कि आईडी यूनिक होनी चाहिए। अगर आईडी यूनिक नहीं होगी तो पूरे पेज में जो पहला आपके पास इनपुट होगा, एलिमेंट होगा, ये उसको ट्रिगर करेगा। दूसरा केस आपका डॉम मैनिपुलेशन समझ आएगा। अब इसीलिए यहां पे इसको एज दो और इसको भी एज दो। अब इसको क्लिक करोगे तो ये वाला था। तो ये था आपका लेबल। तो फिलहाल के लिए मैं इसे क्लोज कर देता हूं, क्योंकि अभी मेरे को सिंगल की दिखानी जो। चलो जी। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, कुछ नेम लिखा। और अगर आपने फॉर्म देखा हो तो फॉर्म में हम बटन सबमिट करते हैं। एक बटन होता है सबमिट करने के लिए, जो कि फॉर्म को सबमिट करने में मदद करता है। तो हम बनाते हैं एक बटन। मैं यहाँ पे जो HTML5 का बटन एलिमेंट है उसको यूज कर रहा हूं फॉर्म को सबमिट करने के लिए। बाद में आपको सबमिट करने के और भी तरीके बताऊंगा। दो तरीके जनरली मैं आपको बताऊंगा। एक आपका बटन है, एक आपका इनपुट से ही होगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं बटन लिख रहा हूं और यहां पे लिख दिया मैंने सबमिट। फिलहाल मैं यहाँ पे बटन लिख रहा हूं और इसके अंदर सबमिट लिख दिया। अब इसको रिलोड करते हैं और मैं यहां पे लिखता हूं दीपक। मैंने एक्शन में कुछ नहीं लिख रखा, मतलब सेम पेज सेम यूआरएल पे रिडायरेक्ट करेगा। दूसरा, मैंने यहाँ पे कोई मेथड में कुछ नहीं लिखा, तो ये गेट रिक्वेस्ट होगा। मैं वैल्यू आपको यूआरएल में दिखा सकता हूं, क्योंकि मेरे में बैकएंड नहीं है जहां से मैं डेटा गेट कर पाऊं। अभी मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं। क्लियर। चलो, तो इसको मैं हाइड करता हूं और सबमिट करता हूं। अगर मैं यूआरएल में देखूं तो यूआरएल में अगर आपका गेट रिक्वेस्ट है और डेटा शेयर कर रहे हो, तो जो डेटा होगा और नॉर्मल यूआरएल होगा, उसको सेपरेट तो करेगा कुछ ना कुछ भाई। उसको सेपरेट करने वाला होता है क्वेश्चन मार्क। इसको कहते हैं क्वेरी पैरामीटर। बैकएंड डेवलपमेंट में हम यूआरएल बनाते हैं। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट में काम कर रहे हो तो आप यूआरएल बनाते हो खुद से ही। तो उन बंदों को इसको पता होना चाहिए क्या है। इसको कहते हैं क्वेरी पैरामीटर। ठीक है, ये जनरली आपको गेट रिक्वेस्ट में मिलता है। किसमें मिलता है, गेट रिक्वेस्ट में मिलता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डेटा शेयर किया था,
दीपक लिखा, सबमिट किया, तो डेटा यहां पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। मैंने यहां पे देखोगे, अगर आप इनपुट दो, इसको मैं क्लोज करता हूं, अगर आप यहां देखोगे दीपक मैंने लिखा और सबमिट किया। पहली बात, अगर मैं बैकएंड डेवलपर हूं, मैं फ्रंट एंड डेवलपर, मुझे पता है किस इनपुट पे क्लिक हुआ है, मैं कर सकता हूं डिटेक्ट, कोडिंग के थ्रू, जावास्क्रिप्ट के थ्रू सब कुछ पॉसिबल है। मैं ये पता कर सकता हूँ कि यूजर कौन कौन से इनपुट पे जाके ऐड कर रहा है वैल्यू, मैं सब डिटेक्ट कर सकता हूँ, सब कुछ। बट सिचुएशन ये है भाई कि बैकएंड डेवलपर को थोड़ा पता है। बैकएंड डेवलपर को वैल्यू मिल जाए की वैल्यू पेयर में, इट मीन्स नेम इक्वल टू में दीपक, तो वो फाइंड कर लेगा। तो अगर आप यहां देखोगे तो आपने डेटा दिया, लेकिन की के लिए कुछ नहीं दिया, की के लिए कुछ नहीं दिया। जितने भी फॉर्म के अंदर एलिमेंट होते हैं जो डेटा शेयर करने में मदद करते हैं, जो डेटा शेयर करने में मदद करते हैं, उनके पास एक कॉमन एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है नेम। ये फॉर्म के अंदर भी अवेलेबल है। तो अगर आपको डेटा शेयर करना है तो आपको की बताना पड़ेगा कि फ्यूचर में अगर जब सबमिट होगा तो किस की के बिहाफ पे इसकी वैल्यू जाएगी, इस इनपुट की वैल्यू जाएगी। तो उसके लिए आपको यहां पे देना पड़ेगा नेम एट्रीब्यूट। इनपुट बॉक्स, टेक्स्ट टेक्स्ट एरिया, सिलेक्ट, डेटा लिस्ट, इन सब में आपको ये कॉमन मिलेगा। ठीक है। फील्ड सेट, लीजेंड, बटन होते तो इसमें भी है, बटन में भी होता है, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है, वो यूआई को इंटरेक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो वहां पे आपको नेम, बटन में नेम तो मिल जाता है, लेकिन आपको फील्ड सेट लीजेंड में नहीं मिलता, वो यूआई के लिए होता है। जितने भी डेटा शेयर करना, जो भी डेटा शेयरिंग आपके एलिमेंट होंगे, जब सबमिट करोगे उसमें जो डेटा दिख रहा है वो शेयर होगा किसी पर्टिकुलर यूआरएल में, या बैकएंड बोल लो। तो नेम के अंदर जो लिखोगे वो बन जाएगा की, और जो डेटा उसके लिए दोगे इनपुट से, वो बन जाएगा उसकी वैल्यू। मैंने लिखा यहाँ पे नेम में, लेट्स से नेम लिख दिया। अब मैं सेव कर रहा हूं, अब यहाँ पे दोबारा चले, रिलोड किया, मैंने लिखा दीपक और सबमिट किया। अब यूआरएल में देखना डेटा, जो मैंने यहाँ पे लिखा था, अगर मैं यहाँ पे नेम वन लिखूंगा ना, तो यहाँ पे नेम वन आएगा, तो वो बन जाता है की। जो इसके अंदर आप देते हो ना, ये की बन जाता है। बैकएंड डेवलपर को इससे मतलब है की और वैल्यू, मैं अपने आप काम कर लूंगा। फ्रंट एंड डेवलपर ये सब कुछ लिखना पड़ता हो। तो ये बन जाएगा, नेम के अंदर जो भी आप वैल्यू दोगे वो बन जाएगा की। जब आपका इनपुट में उस इस इनपुट में आप वैल्यू डालोगे और फॉर्म सबमिट करोगे, तो ये जो नेम होगा इक्वल टू में जो उसके अंदर वैल्यू जाएगी इनपुट में, वो कॉन्कैटिनेट करके आगे भेज दिया जाएगा। एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो यहां पे नजर आ रहा है। तो ये आपका डेटा शेयर हो रहा है और ये आपका यूआरएल है, और इन दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है? क्वेश्चन मार्क, इसे कहते हैं क्वेरी पैरामीटर। जितने भी डेटा शेयरिंग एलिमेंट आपको मिलते हैं, उन सब में आपको नेम नाम से एट्रीब्यूट देना कंपलसरी है अगर आपको डेटा शेयर करना है। आप इसको जावास्क्रिप्ट से भी हैंडल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, विदाउट यूजिंग नेम। बट अभी के लिए हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब मैं सबमिट करूं तो डेटा शेयर हो, तो उसके लिए नेम की वैल्यू पेयर में डेटा शेयर करना पड़ेगा, और आपका यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट होना कंपलसरी है। क्लियर? जनरली आप जेएस में अगर डायनेमिक वैल्यू पे काम कर रहे हो, डायनेमिक पे काम कर रहे हो, तो आपको देना पड़ता है। स्टैटिक पे काम कर रहे हो तो आईडी के बिहाफ पे आप गेट कर सकते हो वैल्यू। मैं साफ कह रहा हूं। ठीक है, चलो। अब ये तो हो गया एक इनपुट और उसके अंदर वैल्यू गेट कर लिया हमने। अब इसको हाइड करते हैं, और मैं अब इसको भी ओपन करता हूं, और यहां पे लिख दूंगा एज में, और यहां पे नेम दे दूंगा एज, ताकि ये भी डेटा शेयर हो। चलो आउटपुट देखते हैं। मैंने लिखा दीपक, मैंने यहां लिख दिया 10। अब सबमिट करते हैं। तो अब इसको कॉपी किया यूआरएल और यहां जाके पेस्ट।
चलो इतना तो हमें समझ में आ गया था कि भाई ये यूआरएल और एक क्वेरी पैरामीटर सेपरेट करने में मदद कर रहा है। तो ये इसको बोलते हैं आपका एम परसेंट, जो एंड होता है, इसे एंड ऑपरेटर ही बोला जाता है, बिटवाइज एंड। ये आप लैंग्वेज में पढ़ोगे, कोई भी लैंग्वेज में पढ़ोगे उसको। तो ये अगर आपको देखोगे, ये क्या कर रहा है, दो की वैल्यू पेयर को सेपरेट करने में मदद कर रहा है। दो की वैल्यू पेयर को सेपरेट करने में मदद कर रहा है। क्लियर है? तो ये आपके पास हो गया एंड, जो आपका एंड है, एन परसेंट है, ये आपका की वैल्यू पेयर को सेपरेट करने में मदद कर रहा है। मान लो अगर ये ना होता तो भाई यहां पर एज इस तरीके से आता, तो अब ये एक्सपेक्ट किया जाता कि भाई ये पूरा वैल्यू नेम का ही पार्ट है। क्लियर है? बट एक चीज बता दो, गेट रिक्वेस्ट से आप वो डेटा ट्रांसफर करो, क्योंकि गेट रिक्वेस्ट से यूआरएल में डेटा दिखेगा। तो जो ऐसा डेटा लिखो जिससे आपको कोई दर्द ना हो, जिससे आपकी प्राइवेसी में, जो आपका सिक्योरिटी है, उससे कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको पता लगता है कि डेटा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, उस डेटा को आपको यूआरएल में नहीं दिखाना है, तो गेट रिक्वेस्ट कभी यूज मत करो। नहीं तो बाय डिफॉल्ट सारा डेटा यूआरएल में दिख जाता है। आप जो पासवर्ड एंटर करोगे ना, वो भी दिख जाता है। और आपके बगल में कोई बैठा हो, हिस्ट्री तो पता ही चल जाती है। हिस्ट्री में यूआरएल मिल जाता है, उस यूआरएल से मैं पूरा डिटेक्ट कर सकता हूँ तुमने क्या हिट किया होगा। सिंपल, पूरा प्रॉपर पाथ मिल जाता है। तो इसीलिए मेक श्योर कि डेटा ऐसा गेट रिक्वेस्ट में पास करो जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, मतलब प्राइवेसी पॉलिसी या सिक्योरिटी में कोई इशू ना आए। अगर आपका डेटा ऐसा है जिसको आपको पास करना है, जो कि आपको यूआरएल में शो नहीं करना, जो कि क्या है, इंपॉर्टेंट है, उस डेटा को आपको कहा, पोस्ट रिक्वेस्ट से पुट पैच, पोस्ट इट होता है यहाँ पे, पुट पैच तो होता नहीं है, ना ही डिलीट होता है। तो कहने का मतलब है उससे आप ट्रांसफर कीजिएगा, पोस्ट से कीजिएगा। ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर के लिए। क्योंकि आप अगर बैक एंड डेवलपमेंट में जा रहे हो तो भी आपको जरूरत पड़ेगी इसकी, और अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जा रहे हो तो भी आपको इसकी जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी। फ्रंट एंड डेवलपर की जिंदगी में लिखा है ये। बट बैक एंड डेवलपर को पढ़ना ना पढ़ना वो अलग पार्ट है। बट आज की डेट में चाहे फ्रंट एंड हो चाहे बैक एंड डेवलपर हो, वो आप हर चीज पढ़ता हो। क्योंकि कल को मान लो आप दो लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, एक कर रहा फ्रंट एंड में, एक कर रहा बैक एंड, एक दिन छुट्टी पे गया, तो कभी कभार आपको भी उस कोड को लिखना पड़ सकता है, उसके ऊपर काम करना पड़ सकता है। इसीलिए हमें पता होना चाहिए, पता हर चीज रखो, पढ़ो एक चीज जिसको आपको एक्चुअल में जिस पे काम करना, काम एक चीज पे, काम के लिए एक चीज पकड़ो। चाहे सी सी प्लस प्लस हो, जावा बोल लो, पाइथन बोल लो, जावास्क्रिप्ट बोल लो, जिस पे आपको नेचुरली काम करना है, उस पे अपना कमांड तगड़ा रखो। लेकिन याद, समझो सबको, ज्ञान सबका लो, क्योंकि जितना ज्ञान रहेगा उतना आपका फायदा रहेगा। और ज्ञान अधूरा ज्ञान मत लेना, इतना ले लेना कि आगे वाला चुप हो जाए, नहीं तो फिर वो तुम्हारी लेनी देनी कर देगा, चाहे वो आपका इंटरव्यूअर होगा, चाहे वो आपका मैनेजर होगा। क्लियर? इसीलिए कह रहा हूं। चलो, तो हमें इसको समझ में आया, रियल टाइम एग्जांपल भी देख लिया। अब हम इसको क्लोज कर लेते हैं। अब सिचुएशन ऐसी है कि कभी कभार आप देखते होंगे कि आप एडिट में गए, मेटा हो गया, फेसबुक तो प्रोफाइल एडिट पे जाते हो, इंस्टाग्राम के उसमें जाते हो, तो जो पहले आपने इंफॉर्मेशन दी होगी वो पहले से प्री फिल्ड आती है। वो क्यों आप आती है? बिकॉज ऑफ वैल्यू एट्रीब्यूट। मैंने यहां पे लिख दिया लेफ्ट से सूरज। जब पहली बार ये पेज लोड होगा, इनपुट में सूरज लिखा आएगा, और ये वैल्यू है।
मतलब सबमिट करने में डेटा ट्रांसफर शुरू हो जाएगा। आउटपुट देखते हैं जरा। तो मैंने हटा दिया यूआरएल से। क्या आ रहा है? सूरज। सबमिट करने पे डेटा आपका ट्रांसफर हो रहा है। तो वैल्यू एट्रीब्यूट आपका क्या मदद करता है? प्री फिल्ड वैल्यू ऐड करने में मदद करता है। चलो जी। तो मैंने इसे कॉपी करके नीचे जाके पेस्ट करता हूँ और कमेंट कर देता हूँ। इसको मैं क्लोज करूंगा। अब हम बात करते हैं कि मान लो आपने क्या किया, रिलोड किया, और मैं यहां पे लिखता हूं लेट्स से कुछ भी नहीं लिख रहा, या आप देख रहे हो ड्रॉप डाउन में मुझे वैल्यू मिल रही है। मैं नहीं चाहता कि ये ड्रॉप डाउन में वैल्यू आए। हो सकता है सिचुएशन। तो एक तरीका तो ये है कि यहां जाओ और ऑटो कंप्लीट को ऑफ कर दो। आ रहा है? नहीं आ रहा। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि यहां ना करके कट करो। अब आपको दिख रहा है ना यहाँ पे? आप यहां जाके भी लिख सकते, मतलब इंडिविजुअली भी कर सकते। आप यहाँ पे इंडिविजुअल भी कर सकते हो। आपको अगर लगता है कि सबके लिए चाहिए तो फॉर्म में लगाओ। अगर एक चीज से सब पे इंप्लीमेंट हो रहा है तो मैं रेकमेंड करूंगा वो यूज कीजिए। अगर आपको डायनेमिक बनाना है कि बैकएंड में आपको ऑप्शन देना है कि इसे ऑटो कंप्लीट ऑफ रखना है कि नहीं रखना, तो उस केस में इंडिविजुअली दीजिए। क्योंकि डायनेमिक कोड लिखोगे तो आप लेस कोड लिखोगे। बट आप स्टैटिक कोड लिख रहे हो और मान लो आपने 10 इनपुट लिख दिया, उसमें ऑटो कंप्लीट ऑफ लिख रहे हो, सब में लिख रहे हो, तो वो बेटर वे नहीं है। बेटर वे है कि आप फॉर्म में जाके लिख दो, ताकि एक कोड, सिंगल कोड से आपका सारा इंप्लीमेंटेशन हो जाए। बीइंग एज अ डेवलपर हमारा काम होता है ट्राई मेथड को फॉलो करना। डू नॉट रिपीट। एक पीस ऑफ कोड को अगर आप लिख रहे हो तो जितना हो सके उसको कम कम आप कोड लिखो और सेम यूज कर पाओ, मल्टीपल यूज कर पाओ। ये चीज आप सीएसएस में देखोगे, यहाँ पे जेएस में देखोगे, टीएस में देखोगे, रिएक्ट में देखोगे। बट एचटीएमएल में ट्राई नाम की चीज होती ही नहीं है। कैसे अप्लाई करोगे? मान लो आपको 10 इनपुट दिखाने हैं, तो एचटीएमएल फॉर्म के अंदर आपके 10 इनपुट होने चाहिए। तो यहाँ पे आपका एलिमेंट प्लेस करने के लिए चाहिए ही चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर दीवार में लगी ईंटें। अगर आपको दीवार बनानी है तो एक आता है ब्रिक, है ना? ब्रिक भी 3 प्रकार के आते हैं, उसको अलग रखते हैं। लेकिन अगर आपको दीवार बनानी तो आपको ब्रिक तो यूज करनी पड़ेगी, प्लेस तो करना पड़ेगा, उसको रीयूज तो कर नहीं सकते। तो जितने ब्रिक लगाओगे उतनी दीवार ऊंची हो जाएगी। वो मैं कहने का मतलब ये, एलिमेंट तो रखना पड़ेगा, लेकिन सीएसएस को जितना कम हो सकता है उतना यूज करो, जेएस को जितना कम हो सकता है उतना कोड करो, सेम आउटपुट के साथ। तो आप बेहतरीन डेवलपर कहलाओगे, डिजाइनर कहलाओगे। एलिमेंट तो रखना पड़ेगा। ओके, क्लियर? अब आगे बात करते हैं। मैं अगर यहां पे देखूं, मैंने रिलोड किया, अभी मैंने कोई वैल्यू इसमें नहीं डाली। उसके बाद मैं यहाँ पे सबमिट करता हूं, तो मेरा फॉर्म सबमिट हो रहा है। मैंने कुछ पास नहीं किया तो नेम की तो पास हो रहा है, वैल्यू में कुछ नहीं पास हो। मैं चाहता हूं अगर कोई फॉर्म हिट, सबमिट क्लिक करे बटन, और अगर कोई वैल्यू ना डाले इनपुट में, तो भाई मैं पॉपअप मैसेज दिखाऊं, वो भी एचटीएमएल का डिफॉल्ट, मेरा कुछ नहीं। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करो, यहां लगा दो रिक्वायर्ड। अब मैं सबमिट करता हूं, क्या आ गया? प्लीज फिल आउट दिस मैसेज। क्लियर है? ये आपके पास आ गया। ये मैंने ही लगाया, इसे लगाया एचटीएमएल वाला। ये एचटीएमएल का वैलिडेशन है, मेरा कोई रोल नहीं। अगर आपको इसको हटाना है
चाहे आप रिक्वायर्ड लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क ना पड़े, भाई वैलिडेशन परफॉर्म ही ना हो, सिंपल जाओ फॉर्म में लिख दो नो वैलिडेट। अब आ रहा है? नहीं आ रहा? तो ये काम करता है आपका नो वैलिडेट। बाय डिफॉल्ट जो एचटीएमएल का वैलिडेशन होता है ये इसको हटा देगा। नो वैलिडेट आपका क्या एट्रीब्यूट। तो कल जो मैंने आपको नो वैलिडेट बताया था वो ये था भाई। ओके क्लियर? दिक्कत की बात नहीं। नेम को आपको मैं कब पढ़ाऊंगा? आपको जब मैं डॉम पढ़ाऊंगा। अब ये तो हो गया। अब यहां चलो और यहां जाके मैं लिखा DEEPAK 1 2 3 4 5 और मैंने यहां जाके सबमिट कर दिया, कॉपी किया और यहां जाके पेस्ट कर दिया। वैल्यू क्या आ रही है? नेम में दीपक और 1 2 3 4 5 मतलब इंटीजर वैल्यू भी आ रही है। बट मैं चाहता हूं कि इस टेक्स्ट के अंदर ओनली एंड ओनली अल्फाबेट्स हो, लोअर 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 वाले, नॉट कैपिटल, डिजिट भी ना हो। तो उस केस में आप यहां पे यूज करोगे रेजेक्स। इसको कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर आपको जो मैंने अभी पैटर्न बोला है अल्फाबेट ही होना चाहिए वो भी लोअर केस, तो आप यहां पे यूज कीजिए पैटर्न लिखिए, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लिखिए, फिर यहां लिखिए A to Z। इसका मतलब होता है अगर आप चाहते हो कि 3 डिजिट तक हो तो आप यहां पे करली ब्रैकेट लगा के 3 लिख दीजिए। क्लियर है? बट मैं चाहता हूं कि जितने भी आप अल्फाबेट डालो, नेम में तो 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, तो उस केस में आप यहां लिख दो एस्ट्रिक। कितने भी हो सारे लोअर केस अल्फाबेट होते, ना ही इंटीजर ना ही कुछ। अब इसको रिलोड किया। अब मैं यहां लिखता हूं दीपक 1 2 3। क्या आ रहा है? प्लीज मैच द रिक्वेस्ट फॉर्मेट। ये आपका मैसेज है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। साथ में जो मेरा मैसेज जो ऐड करना वो कर सकता हूं। वो कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ टाइटल। प्लीज एंटर ओनली लोअर केस अल्फाबेट। आप इसको जाइए, इसको रिलोड कीजिए और यहां पे लिख देता हूं मैं पहले कैपिटल में, हिट किया, ये ऊपर चला। क्या आ रहा है? मैं प्लीज मैच द रिक्वेस्ट फॉर्मेट तो वो हटा नहीं सकता, लेकिन मैंने यहाँ पे अपना कुछ जो वैल्यू था दिखाने के लिए, मैसेज दिखाने के लिए वो कर दिया। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे अगर 1 2 3 4 लिखता हूं तो भी आपको ये, तो इस तरीके से आप रेगुलर एक्सप्रेशन अपने अकॉर्डिंग इनपुट ले सकते हो। ठीक है? एक चीज बता दूं, इनपुट तो कुछ भी दे सकते हो, इनपुट में कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हो कि डालते ही वो हट जाए। वो काम जेएस से हो जाएगा, लेकिन आपको इनपुट तो देना पड़ेगा, वो तो कंपलसरी है। ये मत सोचना कि भाई मैं लिख रहा हूँ DEE और यहाँ पे मैंने 1 2 3 लिखा तो ऐड नहीं हो रहा। ऐसा कोई हार्ड कोड रूल नहीं इनपुट के साथ। जब आप फॉर्म सबमिट करोगे तभी आपको वैलिडेशन देखने को मिलेगा। ओके, तो ये आपके पास हो गया पैटर्न, ये हो गया आपका टाइटल। अब कभी कभार ऐसा सिचुएशन आता है कि मुझे क्या करना है, मुझे इस इनपुट में मैं वैल्यू डाल देता हूं। मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी और यहाँ पे स्मॉल केस में लिखूंगा कि ऊपर मैंने क्या लिखा हुआ है, लोअर केस। कैपिटल चाहिए तो आप A to Z लिख दो। अगर आपको दोनों चाहिए तो A to Z और A to Z लिख दो। अगर आपको क्या चाहिए, डिजिट भी चाहिए तो 0 से लेकर 9 तक लिख दो, तो ये एक्सेप्ट कर लेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको स्मॉल इसको लिख लेता हूं। कभी कभार आपने देखा होगा
कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देख पा रहा हूँ और मैं लिख भी पा रहा हूँ। बट कभी कभार इनपुट में आपको दिखेगा, लेकिन उसके अंदर ऐड नहीं कर पाओगे वैल्यू। मतलब ऐसा ही होगा, रीड कर पाओगे लेकिन यहाँ पे कर्सर भी नहीं मिलेगा और ना ही इसके अंदर कोई वैल्यू ऐड कर पाओगे। वो केस होता है रीड ओनली। उस इनपुट का मेनली काम होता है ओनली रीड करने के लिए। जैसे लाइक आप उसमें जाओगे, ईमेल आईडी चेंज करने के लिए जाओगे जीमेल में, तो डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। वो आपका इनपुट बॉक्स दिखाएगा, उसके अंदर आपकी वैल्यू दिखाएगा जो आपका जीमेल आईडी था। आप उसको रीड तो कर सकते हो, लेकिन आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो उस केस के लिए आप यहां पे लिखोगे रीड ओनली। अब यहां पे कर्सर नहीं मिल रहा। आप इसको पढ़ सकते हो, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ सकते हो। आप यहाँ पे कुछ चेंज नहीं कर सकते रीड ओनली से। एक और आता है जिसका नाम है डिसेबल्ड। ऐसा कुछ हो जाता है इसमें तो आप, ये भी सेम काम करता है, ठीक है। लेकिन रीड ओनली में क्या होता था कि आपको इनपुट अच्छा दिखता था, यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा। आप इसको सिलेक्ट भी नहीं कर सकते। आप जो रीड ओनली में सिलेक्ट हो रहा था, बॉर्डर दिख रहा था ना ब्लैक, इसमें वो भी नहीं दिखता। क्लियर है? जो मैंने अभी आपको बताया, वो जब आप ऐड करोगे वैल्यू, ये तब के लिए है। अलग अलग टाइप में आपको अलग अलग एट्रीब्यूट और ही मिलेंगे। तो जनरली जितना मैंने आपको बताया, इसमें से मेन जो है आपके पास, जो टाइप है वो सब में मिलेगा, नेम आपको सब में मिलेगा, रिक्वायर्ड आपको सब में मिलेगा, वैल्यू आपको सब में मिलेगा, रीड ओनली और डिसेबल्ड आपको सब में मिलेगा। जो आपका टाइटल है आपके पास, ऑटो कंप्लीट, ये भी आपको सब में मिलता जनरली, फर्क पड़ता नहीं है इससे, ठीक है। और आपका प्लेस होल्डर, किसी में हम रखते हैं, किसी में हम देते हैं, नहीं देते हैं। वो आपको पता चल जाएगा जब मैं आपको इसके बाद अलग आपको इनपुट बताऊंगा अभी। क्लियर है यहाँ तक? तो इसमें जो भी आपको लिखना हो वो लिख सकते। और भी बहुत सारे आपके पास एट्रीब्यूट्स होते हैं इनपुट के, वो बेस्ड ऑन टाइप होते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं। टाइटल हर जगह वर्क नहीं करता, टाइटल हर जगह वर्क नहीं करता, वैल्यू हर जगह वर्क करता है, रीड ओनली और डिसेबल हर इनपुट पर वर्क करेगा, टाइप आपका हर जगह वर्क करेगा, वो टाइप ही बताएगा आपको अलग अलग कौन सा इनपुट है। आईडी सब जगह यूज कर सकते हो, नेम जब सब जगह यूज कर सकते हो, रिक्वायर्ड सब जगह यूज। तो जनरली मैंने जितने बताया उसमें एक आध को छोड़कर बाकी सब आपको मिलेंगे मिलेंगे सारे इनपुट। रिक्वायर्ड आपको सब एलिमेंट में मिलेगा। इनपुट हो, सिलेक्ट हो, डेटा लिस्ट हो, टेक्स्ट एरिया हो, सब में मिलेगा रिक्वायर्ड। उसके बाद नेम सब में मिलेगा जो अभी मैंने आपको बताया। वैल्यू आपको बस ओनली इनपुट में मिलेगा। टेक्स्ट एरिया में कोई और तरीका है, सिलेक्ट में अलग तरीका, डेटा लिस्ट में वैल्यू मिलता है। चलो जी, अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे क्या, जो हमने अभी तक पढ़ा, जो हम अब पढ़ने वाले, जो हमने यहाँ पे इनपुट लिखा था ना टाइप, इसको देखेंगे वन बाय वन। तो इसको मैं इसके ऊपर प्रेस करूं। देखो बटन को मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं नॉर्मल सारे इनपुट बता दूं। उसमें बटन, चेकबॉक्स और एक रेडियो आता है, इसको मैं सबसे लास्ट में बताऊं। बाकी जो नॉर्मल आपके पास इनपुट लेने वाले एलिमेंट्स हैं उसको सब काम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका कलर, इसको मैंने कॉपी किया और यहां जाके पेस्ट, इसकी जगह लिख दिया मैंने आपका कलर। कलर में प्लेस होल्डर देने की जरूरत नहीं पड़ती, और मैं यहाँ पे कलर दे दूँ। वैल्यू पक्का दे सकते हो, वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं। सेव किया। अगर आपको कलर सिलेक्ट करवाना है एज अ इनपुट, तो आपको यहाँ पे मिलता है कलर पिकर। जो हमने जब वहां पे कलर पिकर यूज किया था ना कलर को सिलेक्ट करने के लिए, एग्जैक्टली वही है जब मैं कलर पढ़ा था। इसमें आप आरजीबी है, एचएसएल है, हेक्सा है, आपको तीन वैल्यूज मिल गई। आप जो भी सिलेक्ट करना वो सिलेक्ट कीजिए, जो भी आपको सिलेक्ट करना वो कीजिए। जैसे ही आप इसको सबमिट करोगे, तो
तो ये डेटा जो ट्रांसफर करेगा वो इस फॉर्मेट में करेगा। एक्चुअली ये डेटा जो ट्रांसफर करता है कलर का फॉर्मेट वो हेक्सा कोड में करता है। अब अगर देखोगे तो ये आपके टोटल 6 डिजिट हो गए लास्ट के, ये हेक्सा कोड की वैल्यू। बट आगे जो दिख रहा है %23, ये आपका हैश का क्या है, यूआरएल कोड एनकोडेड सिस्टम। मीन्स इसका कोई मतलब नहीं है अकॉर्डिंग टू डेटा ट्रांसफर में। तो यूआरएल में क्या करता है, ऐसे स्पेशल कैरेक्टर जिनका मतलब है उनको रखता है, बाकी को सबको एक फिक्स वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहां पे जो इसने किया है, इसने हैश को इस पर्टिकुलर वैल्यू से कन्वर्ट कर दिया। इससे दो फायदे हैं। पहला, मान लो आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप एग्जैक्ट डेटा डिटेक्ट नहीं कर सकते, थोड़ी सिक्योरिटी ये भी प्रोवाइड करता है। तो ऐसे स्पेशल कैरेक्टर जिसका कोई मतलब नहीं है अकॉर्डिंग टू यूआरएल, जो अभी डेटा ट्रांसफर कर रहे हो वो, ऐसा नहीं कि हैश का अपना मतलब नहीं है, बिल्कुल है। अगर आप पढ़ोगे राउटिंग में फ्रैगमेंट तो उसमें काम आता है ये। लेकिन अगर आप इसके बाद लिखते हो, इसके बाद, तो इसका कोई मतलब नहीं है उसके लिए। ठीक है, ओनली ये डेटा है। तो हैश को किस में कन्वर्ट कर रहा है, इस फॉर्मेट। बट जब आप डेटा गेट करोगे ना, आपको हैश ही मिलेगा। ये मैंने नहीं किया, ये आपका किसने किया है, यूआरएल ने। तो ये आपका जो है वो हैश का आपका कन्वर्टेड वर्जन है। इसको यूआरएल एनकोडेड भी बोलते हैं, यूआरएल एनकोडिंग बोलते हैं। जब आप वैल्यू गेट करोगे प्रॉपरली तो आप इसकी जगह पे हैश ही मिलेगा आपको। मतलब बैकएंड में आपको दिक्कत नहीं है, बैकएंड में आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डेटा रिप्रेजेंट करने का तरीका है उसे। क्लियर, कोई डाउट भाई, ऑनलाइन में क्लियर भाई? आपके पास अगर मान लो आपको रेड कलर की वैल्यू पता है तो आप वैल्यू दो, हैश देना, हेक्सा कोड में देना, और FF0000 इसमें आ गया तो वैल्यू आप दे सकते हो। लेकिन जो ये वैल्यू सपोर्ट करता है, जिस फॉर्मेट में सपोर्ट करता है, वही वैल्यू देनी पड़ेगी। RGB HSL में मत देना, जो वैल्यू ये सपोर्ट करता है उसी में ही देना। जैसे कॉपी किया, कमेंट, दोबारा कम। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं डेट की। चेकबॉक्स बटन बाद में देखेंगे। अब डेट, अगर आपको डेट सिलेक्ट करवाना है या डेट सिलेक्ट करना है भाई, तो आप डेट लिखिए, सेव किया, आउटपुट देखिए। तो जो भी आपको डेट सिलेक्ट करना है आप डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां पे मैंने 17 कर दिया, सेव किया। अब मैं सबमिट कर रहा हूं उसे, कॉपी किया और यहां पे पेस्ट किया। ठीक है, यहां पे क्या देखने को मिल रहा है आपको, input.html। उसके बाद आपका आ रहा है डेट, जो की बनाई थी, जो नेम के अंदर मैंने पास किया था। उसके बाद अगर आप यहाँ पे वैल्यू देखोगे तो वैल्यू का जो फॉर्मेट है वो है ईयर, फिर मंथ, फिर डेट। तो आप वहां पे सिलेक्ट कर रहे थे डेट, मंथ, ईयर, बट जब ये सबमिट होगा तो इस फॉर्मेट में ट्रांसफर होगा। इसको मैंने कमेंट किया। अब इसको रिलोड करो और आप इस पर क्लिक करते हो तो बाय डिफॉल्ट किसको सिलेक्ट कर रहा है, करंट डेट, जो आज की डेट है वो। आप चाहो तो इसमें भी आप ऊपर में जो आप यहां देखोगे, आप अपना डेट सिलेक्ट करवा सकते हो। करना क्या है, बस आपको इसको कॉपी करो, जिस फॉर्मेट डेटा ट्रांसफर कर रहा है उस फॉर्मेट में यहाँ पे वैल्यू दे दो और पास करो। अब देखो 14 या 17 हो गया, ये बता रहा है कि हाँ भाई ये आपका करंट डेट है आज का, लेकिन आपने जो सिलेक्ट किया वो 17 की। आप पिछला डेट जानना चाहते हो, डाल दो 2023। तो अब आपको ड्रॉप डाउन में मिलेगा 2023। क्लियर है?
तो वैल्यू आप लिख सकते हो। रिक्वायर्ड डालना है रिक्वायर्ड डाल दो, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब सिचुएशन ये है भाई कि मैं डेट के साथ टाइम भी चाहता हूं, मैं यूजर को फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहता हूं, डेट के साथ टाइम भी सिलेक्ट कर ले, होता है ना। उसके लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, लिखोगे डेट टाइम लोकेल, इसको हटा देते हैं, सेव किया, ऊपर वाले को कमेंट कर दो। अब आपको यहाँ पे दो और ऑप्शन मिल रहे हैं, इसको क्लिक कीजिए। अब पहले आपका यहाँ पे डेट वाला फॉर्मेट, दूसरा आपका क्या है, ये आपका आवर्स हो गया, ये आपका मिनट हो गया, ये आपका आवर्स हो गया, ये आपका क्या हो गया, मिनट हो गया। मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और मैं यहाँ पे सबमिट करता हूं। अब डेटा को देखना कैसे ट्रांसफर हो रहा है। पेस्ट किया भाई, क्वेश्चन मार्क से आगे की बात करेंगे, पीछे की बात नहीं करेंगे, पता है। तो डेट टाइम लोकल आपने की बनाई थी। अब वैल्यू जो ट्रांसफर हो रहा है, अगर आप इसको देखोगे, ये जो आपके पास है प्रॉपर डेट है, जो हमने ऊपर देखा था, टी इज टाइम जोन, टी इज टाइम जोन, जो टाइम और डेट को डिफ्रेंशिएट करता है, इसलिए टी डाला जाता है। उसके बाद मैंने लिखा था 70 और 50 को गया था ना सिलेक्ट, तो ये क्या है आपका, इसका यूआरएल एनकोडेड है। क्लियर। तो जो एक्स्ट्रा वैल्यू आपको मिल रही है, मैंने क्या बोला था, जो भी स्पेशल कैरेक्टर जिसका कोई मीनिंग नहीं है डेटा शेयरिंग में, उसको ये क्या कर देता है, इसको यूआरएल एनकोड कर देता है। करना चाहता इक्वल को भी कर सकता था, लेकिन इसका मतलब है जो डिफ्रेंशिएट कर रहा है। करना चाहता तो बिट वाइज जो आप एंड लिख बोल रहे थे उसको भी कर सकता था, लेकिन उसका मतलब है। क्लियर। अगर आप इसको पूरा कॉपी कर दो, इसको मैं कमेंट करता हूं और यहां जाके वैल्यू लिख दो, पेस्ट करो, इसकी जगह पर ये लिख दो, हो गया सिलेक्टेड। तो जो वैल्यू पास करोगे दिख जाएगा। चलो, तो ये हो गया आपका डेट टाइम लोकल। कमेंट करते हैं। इसके बाद आपका ईमेल, हद से ज्यादा यूज होता है इसका। डेट यूज करते हैं, डेट टाइम लोकल को हम कम यूज करते हैं, लेकिन हम ईमेल को सबसे ज्यादा यूज करते हैं। हर एक लॉगिन फॉर्म में आपको ईमेल या यूजर नेम मिलता है, यूजर नेम में टेक्स्ट यूज होता है, ईमेल आईडी में ईमेल वाला पार्ट यूज होता है। तो इसकी जगह पे लिख दूंगा मैं आपका ईमेल। इसमें वैल्यू का क्या कहना डायरेक्ट लिख सकते हो, तो इसको हटा ही देता हूं। सेव किया, इसको रिलोड करते हैं। अब मैं यहां पे लिखता हूं डी डबल ई पी ए के, बस इतना। नो ईमेल आईडी, सबमिट। क्या कहला रहा है, एट द रेट आपको यूज करना, मैंने नहीं बोला, एचटीएमएल ने बोला, मैंने यूज बोला। तो मैं लिखूंगा @gmail.com। सबमिट किया, डेटा आपका ट्रांसफर हुआ, ईमेल आईडी जो की बनी, वैल्यू में एट द रेट का कोई मतलब नहीं था, तो उसके लिए उसने क्या बना दिया, यूआरएल इनपुट, परसेंटाइल 40। ये फिक्स वैल्यूज है, ये फिक्स वैल्यूज है, चेंज नहीं होती बार बार, ये फिक्स वैल्यू। क्लियर। तो ये हो गया आपके पास, वैल्यू आपको डालना, डायरेक्ट वैल्यू है, टेक्स्ट में वैल्यू डालते हैं ना, वैसे इसमें डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, चलो भाई, इसको मैंने कॉपी किया, कमेंट, पेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास है वो है फाइल। मैं फाइल का जब डेटा ट्रांसफर को नेम दिखा सकता हूं, उसके लिए आई एम सॉरी, मैं बैकएंड है नहीं मेरे पास, ना ही मैं यहाँ पे एनसी टाइप को एक्चुअल में यूज करके दिखा सकता। तो आपके पास बैकएंड होना चाहिए, तभी आप उसको यूज कर पाओगे। ठीक है, या तो जावास्क्रिप्ट की मदद से हो जाएगा, उसमें आपको एनसी टाइप की जरूरत नहीं पड़ेगी, फाइल से ही काम हो जाएगा। बस मैं यूआई में सिलेक्ट कैसे करता हूं वो दिखा दूं। इसकी जगह लिख दो फाइल, सेव किया, रिलोड करते हैं, क्लिक किया। मैं जिस फाइल को सिलेक्ट करना चाहता हूँ फाइल सिलेक्ट कर सकता हूँ, और मैं सबमिट करूंगा
तो जो डेटा ट्रांसफर होगा, चाहे आप एनसी टाइप यूज करो मत करो गेट रिक्वेस्ट में, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेटा हमेशा नेम ट्रांसफर होगा। इसलिए जब फाइल अपलोडिंग करते हैं ना तो पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारा मेटा डेटा भी ट्रांसफर होता है। एग्जाम्पल है मियामी टाइप, टेम्परेरी नेम और ओरिजिनल नेम, ये भी ट्रांसफर होता है। फिलहाल के लिए मैं नेम ही दिखा सकता हूँ जो फाइल का नाम। क्लियर है? अगर आपको लगता है कि मुझे एक से ज्यादा मल्टीपल फाइल सिलेक्ट करनी है तो आप यहां लिख दो मल्टीपल। जहां आप सिंगल वैल्यू सिलेक्ट कर पा रहे थे, अब आप मल्टीपल वैल्यू सिलेक्ट कर सकते, इस मल्टीपल एट्रीब्यूट सबमिट करो और आपका डेटा ट्रांसफर होगा इस जगह ऐसे। फाइल, ये डेटा ट्रांसफर, फाइल, ये डेटा ट्रांसफर, फाइल, ये डेटा ट्रांसफर, तो 3 बार की बन गई इसकी। ठीक है? ठीक है? आप चाहते हो कि भाई इसमें ओनली एंड ओनली मैं क्या करूं कि भाई पीएनजी सपोर्ट करे या जेपी सपोर्ट करे, तो यहां लिखो एक्सेप्ट और यहां लिख दो आपका पीएनजी डॉट पीएनजी। तो यहां पे क्या आ रहा है? पीएनजी आएगा। बट आप इसको चेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिलेक्ट कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एचटीएमएल आपको उतना करके देगा जितनी आपकी बेसिक जरूरत है। उसके ऊपर अगर आपको काम करना है तो खुद का वैलिडेशन लगाओ। ऐसा कोई हार्ड कोड नहीं, सिलेक्ट किया तो सबमिट करने में नहीं ट्रांसफर होगा, बिल्कुल होगा। आपने एक्सेप्ट बोला था पीएनजी, ट्रांसफर क्या हो रहा है जेपीजी, वो तो होगा। वो इतना काम नहीं करता, वो काम करने के लिए आप वो खुद करोगे, उसमें हम अपना वैलिडेशन लगाओ। क्लियर है? चलो जी, इसको मैंने कॉपी किया, कमेंट और पेस्ट। इसके बाद है आपका हिडन। जब मैंने वहां पे लिखा था क्या, सैमसंग लिखा था, तो सैमसंग हिट करने के बाद आपने देखा होगा बहुत सारा एडिशनल डेटा भी ट्रांसफर हुआ, वो इसकी मदद से हुआ, हिडन। किसकी मदद से हुआ? हिडन की मदद से। हिडन क्या? फाइल हो गया, ईमेल हो गया जब तक पढ़ाया, डेट हो गया, और आपका हिडन हद से ज्यादा यूज होता है। डेट इतना नहीं, लेकिन हिडन, फाइल और टेक्स्ट, वो ईमेल आईडी होता ही होता यूज। अब आप इसको देखो, जब आप टाइप हिडन लिख दोगे तो ये यूआई में शो नहीं होता, ये यूआई में शो नहीं होता। चलो ट्राई करके देखते हैं। गूगल का फॉर्म था ना वाला, उसको इंस्पेक्ट करने में क्या जाता है, इसको इंस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपके पास एक तो डेटा ये हो गया, एक और बटन हो गया, और कुछ नहीं आ रहा इनपुट, एसवीजी आइकन आ रहा है। निकाल कहां से रहा है डेटा? ये रहा ना इनपुट, क्या आ रहा है? हिडन। हाँ ये भाई, ये रहा। जो यार डेटा आ रहा था ना वो यहां से आ रहा था, जो डेटा आ रहा था वो यहां से आ रहा था। तो अगर आपको यूजर को नहीं दिखाना, यूजर को क्या नहीं दिखाना, इनपुट बॉक्स, बट जब फॉर्म सबमिट हो तो मुझे यूजर की एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वहां पे यूज करते हैं हिडन। तभी तो डेटा इतना सारा ट्रांसफर हुआ था, वरना भाई सैमसंग ही ट्रांसफर होता बस। तो इसीलिए हम इसको यूज करते हैं, हिडन, हिडन को। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा वैल्यू और यहाँ पे लिख दिया मैंने हिडन। सेव किया, वैल्यू मैं दीपक लिख देता हूँ अलग से। इसको रिलोड किया, सबमिट किया, तो आपका डेटा ट्रांसफर होगा, डेटा ट्रांसफर होगा, लेकिन आपको इनपुट नहीं दिखेगा। इसको बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब मुझे पता है कि यूजर से मुझे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए इस इनपुट के रिगार्डिंग, बट मुझे जब फॉर्म में सबमिट करूं तो मुझे डेटा मिल जाए।
उस केस में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, हिडन अगर टाइप हिंडर लिख दोगे तो ये दिखता नहीं, लेकिन वैल्यू ट्रांसफर कर सकता है। फॉर्म सबमिट होगा तो की वैल्यू ट्रांसफर पक्का होगा। चलो जी। इसके बाद आपके पास है आपका पासवर्ड, कौन सा था हिडन के बाद मंथ। ठीक है भाई, इसको पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको बार बार ऊपर जाना, इतने तो कॉपी किया, इसको पेस्ट, इसको मैंने कॉपी किया, यहां जाके पेस्ट कर लेता। ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं पहले आपका मंथ। अगर आपको ओनली मंथ सिलेक्ट करना है, ओनली मंथ सिलेक्ट करना है, तो आपको मिलता है यहां पे टाइप मंथ। कहां चला गया हिडन, क्लोज करो, सबमिट के बाद ओके, मंथ सिलेक्ट करना है तो मिलता है मंथ। यहां पे आपको दो वैल्यू देखने को मिलेंगे, एक मिलेगा आपको ईयर और दूसरा मिलेगा आपका मंथ। एक मिलेगा ईयर और दूसरा मिलेगा क्या, मंथ, क्योंकि हर साल में सेम मंथ आता हो तो कैसे डिटेक्ट किया जाएगा, इसीलिए जरूरत है। मान लो मैंने जुलाई सिलेक्ट किया और सबमिट किया, तो जब डेट ट्रांसफर हो रहा था तो उसमें आपका ऐड भी हो रहा था लास्ट में डेट, यहाँ पे आपका ईयर और मंथ, बस, और कुछ ट्रांसफर नहीं होगा। इसको मैंने कमेंट, वैल्यू कर सकते हो लेकिन यहाँ पे आप बस ईयर और मंथ को डालिएगा, वो कट जाएगा। कमेंट। इसके बाद आपका है नंबर, सबसे ज्यादा यूज होने में ये वाला आपका नंबर है, इसको यूज करते हैं हम। अब इसको सेव किया, इसको रिलोड कर, मैंने यहां पे लिखा 10। पहली बात, अगर आपने टाइप नंबर लिख दिया तो आप कोई भी यहाँ पे अल्फाबेटिक वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, ये करने ही नहीं देता, सपोर्ट ही नहीं करता। ये एक ऐसा टाइप है कि जिस टाइप का आपने यहाँ पे बना दिया, अभी नंबर टाइप का बनाया ना, तो ये नंबर ही वैल्यू सपोर्ट करेगा। ये आपका कोई भी टैक्स लेगा ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, अब मैंने सबमिट किया, यहाँ पे आपको स्मॉलर और लेस देन ग्रेटर देन ऐसे करना, वो कर सकते हो। सबमिट करोगे, कॉपी किया और यहां जाके सबमिट करो, आपका डेटा जा रहा है। इसमें बहुत सारी और बातें, पहली बात मैं लिखता हूं 10.25, सबमिट करो। क्या कह रहा है, प्लीज एंटर अ वैलिड वैल्यू, द टू नियरेस्ट वैल्यू, वैलिड वैल्यू आर 10 एंड 11। मतलब राउंड ऑफ की बात कर रहा है, या 10 डाल या तो 11 डाल भाई, पॉइंट वाली वैल्यू मत डाल। ऐसा कैसे, पॉइंट वाली वैल्यू क्यों ना डालू मैं, कल को मैंने प्राइस ऐड करनी है तो मैं नंबर टाइप नहीं बना सकता उसे, बिल्कुल बना सकता हूं। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बस एक एट्रीब्यूट ऐड करना है, इसका नाम है स्टेप एडिंग। उसके बाद आप यहाँ पे लिख दो 10.25 और सबमिट कर दो, बिंदास ट्रांसफर हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये ओनली न्यूमेरिक वैल्यू, सॉरी इंटीजर वैल्यू बोल लो वो लेगा, नॉन डेसिमल वैल्यू सपोर्ट नहीं करता। सपोर्ट करवाने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपके पास यहाँ पे स्टेप में एन, तब आप जितनी वैल्यू डालना चाहो डाल सकते। क्लियर है। एक चीज बता दूं, अगर आपको यहाँ पे पैटर्न यूज करना है तो कर लीजिए, हो सकता है वर्क करे या ना करे, मैं साफ कहता हूँ। इसीलिए मैं कभी यहाँ पे वैलिडेशन परफॉर्म ही नहीं करता। ठीक है, आप यहाँ पे और भी होते हैं, एक होता है आपका मिन लेंथ। आप अगर यहाँ पे जीरो लिख दोगे तो भी ये ढंग से वर्क नहीं करता, आप यहाँ पे मैक्स लेंथ लिख दोगे तो भी ये ढंग से वर्क नहीं करता। वर्क कर जाता, मैं नहीं कह रहा नहीं करेगा, लेकिन कभी करता कभी नहीं करता, तो ये वैलिड आंसर नहीं है, इसीलिए हम इसको यूज नहीं करते। आप इससे बढ़िया ये है कि आप जेएस का वैलिडेशन यूज कीजिए, वो बेस्ट रहता है, वो कभी भी दिक्कत नहीं देगा। तो डॉम का वैलिडेशन और इवेंट हैंडलिंग में जो वैलिडेशन परफॉर्म करते हैं, मैं उसकी बात करूं, ये याद रखिएगा। मिन लेंथ दो या मैक्स लेंथ दो, पैटर्न दो, आप टाइटल दो, हो सकता है वर्क करे,
हो सकता है ना हो, मैं साफ कहता हूं। इसके अलावा एक और सिचुएशन है। सिचुएशन क्या है? मान लो मैंने यहां लिख दिया वैल्यू, वैल्यू जो लिख दी मैंने लिख दी -10। मैं नहीं चाहता कि ये इनपुट क्या करे, नेगेटिव वैल्यू सपोर्ट करे। दैट्स इट। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या कीजिए, एक मेन आती है आपके पास, उसमें जीरो डाल दीजिए। अब ये इनपुट या तो जीरो या तो उससे ऊपर वाली वैल्यू सपोर्ट करेगा। ये कभी भी जीरो से नीचे वाली वैल्यू को सपोर्ट नहीं करेगा। क्लियर है? अगर मैंने वैल्यू उससे ऊपर डाल दी तो ये सपोर्ट कर जाएगा। अब सिचुएशन ये है भाई कि मैं चाहता हूं कि इस इनपुट से मैं ओनली 10 से 10 तक की वैल्यू लूं, उससे ऊपर की वैल्यू सपोर्ट ना करे। उसके लिए होता है मैक्स। मैं लिख दिया 10, ये 10 और 10 से नीचे वाली वैल्यू को सपोर्ट करेगा, उससे ऊपर वाली को वैल्यू को सपोर्ट नहीं करेगा। तो मैंने लिखा यहाँ पे 11। सबमिट करो। वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 10। क्लियर है? तो ये हो गया नंबर। हम इन दोनों को तो यूज करते हैं, इसको भी यूज करते हैं। इसके अलावा पैटर्न टाइटल मत यूज करना, रिक्वायर्ड यूज कर सकते हो, वैल्यू यूज कर सकते हो, ठीक है, रीड ओनली यूज कर सकते हो, डिसेबल्ड यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको वैलिडेशन सच में परफॉर्म करना है ना, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि कभी भी एचटीएमएल का वैलिडेशन मत परफॉर्म करना। अगर आप एचटीएमएल की वैलिडेशन को परफॉर्म करके वेबसाइट बना रहे हो ना, तो बहुत वाहियात लगता है। पॉपअप में ऐसा दिखेगा, आपको टेक्स्ट दिखेगा तो बड़ा ही वाहियात लगेगा। क्लियर? तो अगर आपको वैलिडेशन एक्चुअल में परफॉर्म करना है तो जेएस से करो, नॉट एचटीएमएल। मैं सब पहले ही बोल देता हूं। ऐसा नहीं कि एचटीएमएल से परफॉर्म नहीं कर सकते, रिक्वायर्ड लगा दो, वही तो वैलिडेशन परफॉर्म हो रहा है। इतना है कि बेसिक तो कर ही आएगा। लेकिन कभी भी वैलिडेशन को एचटीएमएल से मत परफॉर्म करना, क्योंकि उसमें कस्टम वैलिडेशन आप परफॉर्म नहीं कर सकते। कस्टम वैलिडेशन के लिए आपको खुद से कोड लिखना पड़ेगा। तो खुद से लिख लो, सब कुछ खुद से लिख लो। घर को अगर चेंज करना पड़ गया तो आप खुद से चेंज कर सकते हो। तो ये हो गया आपके पास नंबर। इसके बाद आपके पास है रेडियो। रेडियो में बाद में बताऊंगा। अब रेंज को देख लेते आज के लिए, उसके बाद में देख लेंगे दूसरा। तो लास्ट आपका रेंज हो जाएगा। तो कॉपी किया, कमेंट और पेस्ट कर लिया। रेंज कुछ नहीं है, एक स्लाइडर मिल जाता है आपको, उससे आपको 0 से लेके 100 तक की वैल्यू सपोर्ट करता है, दैट्स इट। और कुछ नहीं। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर वैल्यू 50 सेट होगी। आप वैल्यू इक्वल टू में 60 लिख दोगे, 6 और थोड़ा आगे बढ़ जाए। वैल्यू इक्वल 0 लिख दोगे तो सबसे लास्ट में चला जाए। बस और कुछ नहीं। सबमिट करोगे, कॉपी किया और आप यहाँ पे पेस्ट कीजिए, वैल्यू 50 आ गई। तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू 50 होती है। आप इसको कम कीजिए, सबमिट कीजिए, तो उसके हिसाब से वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्लियर है? तो ये था आपके पास इनपुट, और इतने सारे हमने टाइप को पढ़ लिए। आप कुछ ही टाइप रहते हैं। चलो फिर आज के लिए।